नमस्कार दोस्तों, भूगोल के इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सूर्य अग्रवाल। इस वीडियो में भूगोल के अंतर्गत हम देखने वाले हैं भारत की जलवायु के बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट हमको देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टॉपिक है तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना अति आवश्यक है समझने के लिए। तो एक बार अगर आप समझ गए तो फिर इसके बाद आप नहीं भूलेंगे। चलिए, तो हम बात करेंगे भारत की जलवायु के बारे में। भारत की जलवायु को समझने के लिए भारत का नक्शा या भारत का मानचित्र की समझ होनी आवश्यक है। तो उसके समझ के तौर पे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जैसे हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली जो रेखा है उसे क्या कहते हैं हम? भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा, 0 अंश अक्षांशीय रेखा जिसको कहते हैं। इसके ऊपर एक रेखा गुजरती है जो होती है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, जिसे क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। ठीक है, और नीचे की तरफ 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, जिसे मकर रेखा कहा जाता है। तो भारत की स्थिति देखिए यहाँ पर कहाँ पर है। भारत की स्थिति भूमध्य रेखा से थोड़ी सी ऊपर, और भारत के लगभग हम कह सकते हैं बीच वाले भाग से यह 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा गुजरती है। तो मतलब भारत की स्थिति कैसी होगी? भारत की स्थिति इस प्रकार होगी। ठीक है, भूमध्य रेखा से थोड़ा ऊपर और इसके बीच वाले भाग से यह 23.5 अंश जो कर्क रेखा है वो गुजरती है, और कुछ भाग कर्क रेखा के ऊपर है भारत का। तो इस प्रकार से जो देखें, यह वाला जो पूरा क्षेत्र होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के आने के कारण, अधिकतर क्षेत्र भारत का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने के कारण भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की होगी? उष्णकटिबंधीय मुख्य रूप से। तो ये ध्यान रखेंगे आप, भारत की जलवायु किस प्रकार की होगी? उष्णकटिबंधीय। और अगर स्पेसिफाई करें तो इसे एक शब्द और जोड़ सकते हैं इसमें, वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। मानसूनी प्रकार की, क्योंकि भारत की जलवायु मुख्य रूप से किससे परिभाषित होती है? भारत के मानसून से। बहुत बड़ा फैक्टर है भारत का मानसून। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यह तथ्य याद रखना है भारत के संबंध में, क्योंकि यह क्षेत्र उष्णकटिबंध, भारत उसके अंतर्गत आ रहा है, अधिकतर क्षेत्र, इस वजह से यह कारण हो गया। चलिए, अब कुछ तथ्य हम देख लेते हैं इसके संबंध में। देखिएगा, जैसे सबसे पहले हम बात करें भारत के मानसून की बात करते हैं, क्योंकि जलवायु से अधिकतम प्रश्न जो है वो मानसून से ही पूछे जाते हैं। तो सुनते जाइएगा जो मैं बोल रहा हूँ। मानसून 2 प्रकार का होगा, एक ग्रीष्मकालीन मानसून और एक शीतकालीन मानसून। ठीक है, एक होगा ग्रीष्मकालीन मानसून, एक होगा ग्रीष्मकालीन, और एक होगा शीतकालीन। ठीक है, ग्रीष्मकालीन मानसून की जो अवधि है, मतलब उस मानसून का बनना लगभग चालू हो जाता है 21 मार्च से, और यह चलता है पूरा 22 सितंबर तक। ठीक है, 21 मार्च से शुरुआत होकर यह चलता है 22 सितंबर तक, और शीतकालीन मानसून उसके बाद से देख लीजिए कब से? 22 सितंबर से चालू करते हुए कहाँ तक जाना है? फिर से 21 मार्च तक। तो इस प्रकार से हमने 2 भाग में इसे डिवाइड कर लिया। तो देखिए, भारत में जो मुख्य रूप से वर्षा होती है, पूरे साल को 2 भाग में डिवाइड कर लिया, ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून। ठीक है, मतलब 21 मार्च से लेकर 22 सितंबर के बीच में मुख्य रूप से वर्षा हो जाती है भारत के अंतर्गत। हालांकि जो वर्षा का महीना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वर्षा का जो महीना है वो मुख्य रूप से जून, जुलाई, अगस्त और ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर तक होता है। यह वह तिथि है जब वो मानसून के जो कॉन्सेप्ट है वो बनना स्टार्ट हो जाता है भारत के सापेक्ष में, 21 मार्च। और तब तक जब तक बारिश कर रही होती है मानसून, वो डेट लिखा है 22 सितंबर। उसके बाद से पूरा 22 मार्च तक जो शीतकालीन समय होगा मुख्य रूप से,
उस समय कुछ बारिश हो जाती है भारत में, जिसे शीतकालीन मानसून के तौर पे कहा जाता है, या फिर इसी शीतकालीन मानसून को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं लौटता हुआ मानसून। लौटता मानसून, ठीक है। तकरीबन 75% से 80% वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून में हो जाती है और अन्य वर्षा शीतकालीन के साथ मिला के पश्चिमी विक्षोभ से भी होने वाली वर्षा उसमें शामिल है। कितना? 20 से 25%। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला आपको, ठीक। यहाँ पर मैंने आपको जो बताया ग्रीष्मकालीन मानसून, वह उसकी पूर्ण रूप से बारिश होने वाली अवधि नहीं है। बारिश होने वाली अवधि ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा महीना? जून के 15 तारीख से मुख्य रूप से स्टार्ट होता है। जैसे हम बात करें केरला तट की, केरला तट में 1 जून को मानसून का आगमन हो जाता है और मध्य भारत में लगभग 10 से 15 जून के आसपास और पूरे भारत में पहुंचते हुए 1 जुलाई का समय लग जाता है। तो बोलना चाहिए कि जून से शुरुआत होकर पूरा सितंबर और अक्टूबर के शुरुआती हफ्तों में बारिश होती है भारत के अंतर्गत। तो यह माह हो गए। ये है मानसून के बनने से संबंधित कॉन्सेप्ट, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। इतना क्लियर है? अवधि मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज समझ लीजिए, देखिए क्या होता है कि सूर्य जो है सबसे पहले अगर नीचे होगा, नीचे कहां पर होगा? सूर्य अगर मकर रेखा पर होगा, सूर्य अगर मकर रेखा पर होगा तो इस क्षेत्र में क्या पड़ेगा? गर्मी। और जहां पर गर्मी पड़ेगी, जहां पर गर्मी पड़ेगी वहां पर कम दाब वाला क्षेत्र निर्मित होगा। कम दाब वाला क्षेत्र निर्मित होगा। तो एक चीज कॉन्सेप्ट आपको क्या समझना है कि सूर्य जब मकर रेखा में है, इस समय तिथि होती है 22 दिसंबर की। क्या होती तिथि? 22 या 21 दिसंबर, कहीं 21 दिसंबर मिलेगा, कहीं 22 दिसंबर मिलेगा, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यह वह तिथि है जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। इस क्षेत्र में गर्मी पड़ेगी, मतलब दक्षिणी जो गोलार्ध है पृथ्वी का, उसमें गर्मी पड़ेगी और उत्तरी गोलार्ध में, मतलब भूमध्य रेखा से उत्तर में शीतकालीन सत्र चलता रहेगा, मतलब ठंडी चलती रहेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा? सूर्य धीरे 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 इस तिथि के बाद से उत्तरायण होना चालू होता है। उत्तरायण होते होते भूमध्य रेखा पर कब आ जाएगा? भूमध्य रेखा पर कब आ जाएगा उसकी तिथि आपको ध्यान रखनी है, 21 मार्च को। भूमध्य रेखा पर सूर्य 21 मार्च को लंबवत पड़ता है। तो अब भूमध्य रेखा वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर गर्मी पड़नी चालू होगी और फिर अंततः और उत्तरायण होते होते कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगा। कब? 21 जून को। कर्क रेखा पर लंबवत कब पड़ेगा सूर्य? 21 जून को। अब देखिए कर्क रेखा कहां से गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही है यहां से, भारत के, ये कर्क रेखा है, ठीक है। कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ रहा है कब? 21 जून को। 21 जून को। तो अब चूंकि भारत के इस क्षेत्र में, मतलब लगभग पूरे भारत में गर्मी का मौसम चल रहा है, पूरा भारत का यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र इतना अधिक गर्म हो जाएगा जिसकी वजह से, गर्मी पड़ने की वजह से क्या क्रिएट हो जाएगा यहां पर? कम दाब का क्षेत्र। कम दाब का क्षेत्र निर्मित हो जाएगा, ठीक है। अब कम दाब के क्षेत्र निर्मित होने की वजह से आपको ध्यान रखना है, यहां पर से, मतलब यहां पर क्या है? हिंद महासागर है, हिंद महासागर। हिंद महासागर से ही मानसून की उत्पत्ति होती है, जैसा कि आपको पता होगा, क्योंकि जो भी मानसूनी हवाएं आती है, नम हवाएं आती है, जो जल वाष्प धारण किए होती है, नमी धारण किए होती है, वो कहां से आती है? हिंद महासागर से भारत में प्रवेश करती है। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी हवा या ऊर्जा, सबसे पहले तो ध्यान रखिए मानसून एक प्रकार की ऊर्जा है। मानसून एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, ठीक है। कैसी ऊर्जा है? नम हवा वाली ऊर्जा है, नम हवा वाली ऊर्जा है जिससे बारिश होती है। तो कभी भी कोई भी ऊर्जा का प्रवाह हमेशा, किसी भी ऊर्जा का प्रवाह हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर
होता है। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कम दाब से माफ कीजिएगा, अधिक दाब से कम दाब की ओर होता है। और ये सिर्फ ऊर्जा के लिए फॉलो नहीं होता, तापमान भी अगर आप देखेंगे तो तापमान भी अधिक तापमान वाले क्षेत्र से कम तापमान वाले क्षेत्र की ओर अग्रसर होता है तापमान। ठीक है, जैसे लोहे के रॉड को गर्म करें एक साइड से तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ताप की जो प्रवाह की दिशा है वो अधिक तापमान से कम तापमान की ओर चलती है। तो उसी प्रकार ऊर्जा भी अधिक दाब से कम दाब की ओर अग्रसर होगी। तो इस प्रकार क्या होगा, यहाँ पर अधिक गर्म क्षेत्र है, कब? 21 जून को, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, अधिक गर्मी, मतलब लिखा है यहाँ पर अगर गर्मी पड़ेगी कम दाब का क्षेत्र निर्मित होगा, अधिक गर्मी की वजह से कम दाब का क्षेत्र निर्मित हुआ। और चूंकि यह कम दाब का क्षेत्र है और हिंद महासागर में अधिक दाब का क्षेत्र निर्मित हो गया है, अधिक दाब का क्षेत्र निर्मित हो गया है, तो अब आप बताइए जो मानसून की प्रवाह की दिशा होगी, मतलब मानसून जो एक प्रकार की ऊर्जा है उसकी जो प्रवाह की दिशा होगी वो कहाँ से कहाँ होगी? तो देखिए अधिक दाब से कम दाब की ओर। मतलब हिंद महासागर से उठने वाली मानसूनी हवा, हिंद महासागर से उठने वाली हवा मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करेगी 21 जून के आसपास। खैर ये वो डेट है जिसमें एक तरीके से लंबवत वाली स्थिति हो रही है। उसके पहले भी तो सूर्य इसी क्षेत्र में है भारत के। तो 21 जून वो तिथि है जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ी है, लेकिन सूर्य अल्टीमेटली यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखा में 21 मार्च, फिर होते होते क्या आ गया, अप्रैल आ गया, मई आ गया। मई में यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, मतलब लगभग पूरे भारत में ही गर्मी पहुँच जाती है। तो भारत में गर्मी होने के कारण कम दाब क्षेत्र निर्मित होगा, तो धीरे धीरे हवाएं जो है अब ऊपर की तरफ, मतलब भारत की तरफ प्रवेश करना चालू करेंगी, जिसे हम क्या कहते हैं, मानसून का आगमन। और जब यह स्थिति उत्पन्न होती है और पहली बार जो मानसून केरल तट को टकराता है उस समय तिथि होती है 1 जून की। ये कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन अधिकतर ऐसा देखा गया है कि इसी तिथि में भारत में मानसून का प्रवेश होता है। कारण आपको पता चल गया, अधिक दाब से कम दाब की ओर, वही कारण है। और धीरे धीरे अब देखिए यह जो है मानसून हिंद महासागर से भारत में प्रवेश कर रहा है, इसकी 2 शाखा बट जाती है। और उससे पहले भी आपको ध्यान रखना है कि इस मानसून को क्या नाम से जानते हैं। इस मानसून को एक और नाम से जानते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखिए इस क्षेत्र में भारत के वर्षा कर आ रहा है मानसून। हवा कहाँ से आ रही है? हिंद महासागर से। तो इस क्षेत्र के सापेक्ष में अगर हिंद महासागर से उठने वाली नम हवा को अगर देखें तो उसकी दिशा क्या है? ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम, मतलब यहाँ से हवा उठ के जा रही है। तो भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसूनी हवा आने के कारण इस मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करके रखना है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में वर्षा होती है। अब यह जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है यह 2 शाखा में बट जाता है। इस तरीके से इधर चला जाता है एक, और भारत के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। इधर चला जाएगा राजस्थान से, पंजाब इस वाले क्षेत्र में प्रवेश करेगा, यहाँ से पहुँचेगा। ठीक, मतलब यहाँ पर क्या है? अरब सागर। तो मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ये वाली जो शाखा है जो अरब सागर की तरफ से भारत में प्रवेश कर रही है उसे हम कहेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब शाखा। ठीक है, और दूसरी शाखा के रूप में इस तट से, मतलब पूर्वी तट से भी मानसून प्रवेश करेगी भारत के अंतर्गत। मतलब दोनों दिशा से मानसून भारत में प्रवेश कर रहा है। और इस शाखा को क्या कहेंगे अभी बता दीजिए, क्योंकि यहां पर क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। अब आज बोर्ड थोड़ा सा छोटा हो गया हमारा, इस कारण थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे आप समझने की कोशिश करिएगा। तो यह वाली जो शाखा है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से भारत में प्रवेश कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो भारत के पूर्वी तट से भारत में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से मानसून जो है 2 शाखा में बढ़ गया, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा में। इतनी बातें हो गई। पूरे भारत में फैलते फैलते
पूरे भारत में मानसून कब सक्रिय हो जाता है? 1 जुलाई के आसपास। धीरे धीरे बढ़ रहा है मानसून ऊपर की तरफ। कारण भी बता दिया, तिथि भी बता दिया, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, तो ये तो हो गया ग्रीष्मकालीन मानसून। मतलब देखिए, भूमध्य रेखा पर पड़ने से स्टार्ट किए थे, मतलब 21 मार्च से चालू किए थे, धीरे धीरे फिर अप्रैल आया, मई आया, जून आया, जब यहाँ पर पहुँच गया, फिर पूरा एक तरीके से जुलाई और पूरे सितंबर तक बारिश करेगा। फिर मानसून का क्या होगा? सूर्य जैसे जैसे नीचे आता जाएगा। अब देखिए 21 जून के बाद सूर्य क्या होता है? वापस नीचे आने लग जाता है। सूर्य वापस नीचे आने लगेगा, फिर मकर रेखा पर कब वापस आ जाएगा? फिर से 22 सितंबर को। ठीक है, फिर से मकर रेखा नहीं, माफ कीजिए, 22 सितंबर को फिर से सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेगा नीचे आने के बाद। ठीक है ना, सूर्य इधर गया, वापस नीचे आएगा भूमध्य रेखा पर। कब? 22 सितंबर को। फिर नीचे नीचे होते होते आ जाएगा इधर, वापस कहाँ पर? मकर रेखा पर। कब? 22 दिसंबर को। और फिर से वही स्थिति हो गई, जब सूर्य यहाँ पर आ गया तो इस क्षेत्र में गर्मी, कम दाब वाला क्षेत्र, इधर ठंडी लेकिन अधिक दाब वाला क्षेत्र, जस्ट उसका उल्टा। तो अब जो मानसून इधर है वो वापस जाना चालू करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? अधिक दाब वाला क्षेत्र हो गया, क्योंकि ठंडी पड़ रही है। अब सूर्य इधर आ चुका है तो इधर गर्मी पड़ रही है, तो कम दाब वाला क्षेत्र निर्मित हो जाएगा। तो अब प्रवाह की दिशा क्या होगी मानसून की? अधिक दाब से कम दाब की हो, मतलब मानसून वापस लौटने लगेगा भारत से नीचे की तरफ, यह कारण है। और जब मानसून लौटते हुए भारत में कुछ क्षेत्रों में वर्षा करता है, उसे क्या कहते हैं? शीतकालीन मानसून। मानसून रिट्रीट इंग्लिश में नाम है, लौटता हुआ मानसून भी कह सकते हैं। कुछ कुछ क्षेत्रों में बारिश कर देता है। तो एक क्षेत्र का आपको ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लौटता हुआ मानसून प्रभावित करता है अक्टूबर नवंबर महीने में। ठीक है, लौटता हुआ मानसून भारत में सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो ध्यान रखना है तमिलनाडु को, अक्टूबर के आखिरी में या नवंबर के महीने में। ठीक है, ज़्यादातर आप देखे होंगे, न्यूज़ में भी देखे होंगे कि नवंबर महीने में तमिलनाडु में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है इसी वजह से। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्रीष्मकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून के पीछे कारण, सिद्धांत, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सा क्षेत्र है जिसमें भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी इस क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। अब देखिए क्या होगा, बंगाल की खाड़ी की शाखा इस क्षेत्र में, मतलब ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश से होते हुए कहाँ जा रहा है? असम मेघालय। यह क्षेत्र जो है ये क्या है? असम मेघालय। ठीक है, यहां पर बहुत सारी ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे गारो खासी जयंतिया। यह पहाड़ी एकदम तीक्ष्ण ऊंची है और कीपनुमा आकृति है इनकी। कीपनुमा आकृति ऐसी है कि एक बार वहां से जब मानसून अंदर चला जाता है, 3 ओर से पर्वत श्रेणियां हैं यहाँ पर, एक ओर से जब मानसून प्रवेश कर देता है तो उसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिल पाती। और चूंकि मानसून यहीं पर रह जाता है, इसकी वजह से बहुत ही अधिक वर्षा होती है इन क्षेत्रों में, यह कारण है। ठीक है, और जहाँ कहीं भी पहाड़ होंगे वहाँ वर्षा अधिक होगी, इतना मान के चलिए। जहाँ एकदम समतल भूमि है, जहाँ कोई भी पहाड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पर वर्षा नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर मानसून को रोकने के लिए कुछ नहीं है। वर्षा वहीं पर हो रही है जहाँ पर उस मानसून को रोकने के लिए क्या है? पर्वत श्रेणियाँ हैं। पर्वत श्रेणियाँ मानसून को रोक देती है, मानसूनी हवाएं को, और वहाँ पर अच्छी खासी वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो कौन सा क्षेत्र है? असम मेघालय। पर्वत श्रेणी का नाम गारो खासी जयंतिया। पर्वत की स्थिति होने के कारण ही, पर्वत की स्थिति के कारण ही यहाँ पर भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। अब ये गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रेणी कौन से राज्य में है? तो मुख्य रूप से कुछ थोड़ा सा असम में है, और मुख्य रूप से अगर बोलें तो मेघालय राज्य में है। मेघालय राज्य में आपको 2 नाम याद रखना है, मौसिनराम और चेरापूंजी। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा होने वाले क्षेत्र भारत में, कारण यही है। तो इतनी बातें आपको सैद्धांतिक तौर पे याद रखनी है, जिससे आप कभी ये नहीं भूलेंगे। एक और मैं बात बताना चाहूँगा प्री मानसून के बारे में। ग्रीष्मकालीन मानसून हो गया, शीतकालीन मानसून हो गया, सुन लीजिए 5 मिनट का समय और। प्री मानसून के बारे में, प्री मानसून मतलब मानसून आगमन से पूर्व जो कुछ वर्षा होती है भारत में, उसे प्री मानसून कहा जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि जून का पहला हफ्ता या मई का आखिरी हफ्ता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भारत के क्षेत्र में पूरी गर्मी पड़ रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सागर है, यहाँ पर सागर है, यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, मतलब कम दाब वाला क्षेत्र है, तो मानसून का आगमन अभी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी इधर और इधर दोनों तरफ समुद्र होने की वजह से इसकी जो नमी होगी वो भारत में प्रवेश करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो सागर है वो अपेक्षाकृत ठंडा है, और ठंडा होने की वजह से अधिक दाब होगा,
और यहाँ पर कम दाब होगा, तो अधिक दाब से फिर से कम दाब की ओर नम हवा एंटर करेगी दोनों तरफ के समुद्र से और भारत में वर्षा करा देगी। यह भी कारण है जिसे हम प्री मानसून के नाम से जानते हैं। यह प्री मानसून जो मई के महीने में चल रही है, गर्म हवा उससे पैदा हो रही है। ठीक है, गर्म हवा जो चलती है भारत में उसे लू कहा जाता है। लेकिन देखिए अलग अलग जगह पे क्या क्या नाम है, सुनिए पहले। जो ये गर्म हवा के कारण, मतलब स्थानीय तापांतर के कारण, क्या शब्द बोला मैंने, स्थानीय तापांतर। स्थानीय तापांतर मतलब यहाँ पर अधिक गर्मी, यहाँ पर समुद्र में अपेक्षाकृत कम गर्मी। तो इस स्थानीय तापांतर की होने की वजह से अधिक दाब और कम दाब वाला क्षेत्र निर्मित होने की वजह से प्रवाह फिर से नमी का कहाँ से, अधिक दाब से कम दाब की ओर, मतलब सागर से भारत की ओर, सागर से भारत की ओर। तो भारत के कुछ कुछ क्षेत्रों में इसका अलग अलग नामकरण कर दिया गया है। जैसे सुनिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में इस प्री मानसून की शाखा को जिससे बारिश होती है उसे कहते हैं काल बैशाखी। क्या कहा जाता है, मई महीने में होने वाली बारिश। इसी सब कारण की वजह से पश्चिम बंगाल में जो होता है उसे क्या कहते हैं, काल बैशाखी। सेम कॉन्सेप्ट को असम में कहा जाता है बोर्डोसिला। बोर्डोसिला, ठीक है, कहीं कहीं पर बोर्डोचिला भी मिलेगा, तो बोर्डोसिला है, जैसे भी आपको बोलना है बस ध्यान रखिएगा। बोर्डोसिला क्या, जो मई महीने में, मई के आखिरी महीने में, सप्ताह में जो स्थानीय तापांतर की वजह से बारिश हो रही है भारत के कुछ क्षेत्रों में, उनको अलग अलग नाम दिया गया अलग अलग राज्य में। पश्चिम बंगाल में उसको कहेंगे काल बैशाखी, असम में कहेंगे उसको बोर्डोसिला, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, असम को छोड़कर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में उसे कहेंगे नॉर्वेस्टर। ठीक है, तो इतना हो गया इस क्षेत्र में प्री मानसून के संबंध में। अब इधर देखिए, ये है कर्नाटक और ये है केरला। कर्नाटक में मुख्य रूप से कॉफ़ी की खेती होती है और आम की खेती होती है, मतलब दोनों क्षेत्र में कॉफ़ी और आम इधर बहुत ज़्यादा होते हैं। और अरब सागर से भी नमी आएगी, इसकी वजह से भी बारिश होगी प्री मानसून की। ठीक है, तो चूंकि प्री मानसून की शाखा की वजह से, मानसून के आगमन के पूर्व की वजह से जो बारिश हो रही है इन क्षेत्रों में, और इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से आम और कॉफ़ी की खेती होती है, तो इस वर्षा से इस फसल को, आम की फसल को और कॉफ़ी की फसल को फ़ायदा होता है। इस कारण इस वर्षा को यहाँ पर क्या कहते हैं, आम्र वृष्टि कहते हैं, मैंगो शावर, आम्र वृष्टि आम की फसल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए, काल बैशाखी, बोर्डोसिला, नॉर्वेस्टर इस क्षेत्र में तबाही फैला रही है, इस क्षेत्र में तबाही फैला रही है। लेकिन अगर हम बात करें पश्चिमी तट की, तो पश्चिमी तट में जो वर्षा हो रही है इस प्री मानसून के कारण, वो पश्चिमी तट के लिए फायदे वाली बात है। तो यहाँ पर आम्र की खेती के लिए, आम की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, इस कारण आम्र वृष्टि। कॉफ़ी की खेती के लिए अच्छी होती है, इस कारण इसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। देखिए, कॉफ़ी मुख्य रूप से चेरी से हम मान सकते हैं कि उत्पादित होता है, तो इस कारण इसको चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। ठीक है, कॉफ़ी शावर या फिर मैंगो शावर या फिर चेरी ब्लॉसम, इतने सारे नाम होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह था भारत की जलवायु से संबंधित कुछ तथ्य। और हम बाकी ऋतुओं की बात करें, ये तो हो गया पूरा मानसून। मानसून का मुख्य रूप से समय जो है मैंने बताया जून से लेकर सितंबर तक का होता है। शीतकालीन माह कहाँ कहाँ से होता है, शीतकालीन जो मौसम होता है वो होता है अक्टूबर से लेकर लगभग फरवरी तक। उसके बाद ग्रीष्मकालीन मौसम चालू हो जाता है मार्च से लेकर मई तक। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखने हैं मौसम। ठीक है, तो बाकी मौसम से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, जो भी प्रश्न बनता है ये मानसून से ही बनता है, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई। अब इसे बार बार देखिएगा, एक दो बार देखने से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।